हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच लाइंस हम करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस जिस कॉन्सेप्ट को समझने में अगर मैं बोलूँ, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज्ड होते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था, हालांकि मैक्सिमम लोग समझ गए थे, बट कुछ लोगों का भी अभी भी कमेंट आता है कि सर फिर से एक वीडियो बनाइए, या थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया था। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ब्रांच पॉइंट और ब्रांच लाइंस ये होते क्या है ना, एक मल्टीपल वैल्यूड जो फंक्शन होता है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए ना, हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट्स एंड ब्रांच लाइंस। मतलब क्या होता है कि इसमें अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है ना कि जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आर इजकल टू जेड इजकल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा जो है, अगर इसका मैं प्रिंसिपल वैल्यू लेता हूं तो थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हमने बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है इस पे, ठीक है ना। तो थीटा ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये यहाँ पे मेरा एक पर्टिकुलर थीटा के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आती है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इसको मैं 2 पाई से घुमा के लाऊंगा तो आपको पता है साइन और कॉस, यहाँ पे ये देखिए ई टू द पावर आई थीटा की अगर मैं बात बोलूं तो ये होता क्या है, आइलर फार्मूले से आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। और हमने इसको प्रूव भी किया था, अगर मैं सही हूं, मैं पहले भी मे बी यहाँ पे शायद फंक्शन जब बताया था बिल्कुल मैंने किया होगा, अब तो बहुत दिन हो गया, बट अक्सर मैं बताता हूँ नेट के क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये ओवरऑल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। और उसका पीरियड क्या होता है मैंने बताया था, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या मैंने बताया था। बट यहाँ पे अगर मैं आऊं इस पोर्शन पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो फंक्शंस इन्वॉल्व है, साइन और कॉस, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और दोनों का पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो अगर मैं एक पूरा कंप्लीट रोटेशन जैसे यहाँ से स्टार्ट करूँ घूम के यहाँ पे आ जाऊं तो फिर पे मैं यहीं पे पहुंचता हूं ना, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पीरियड 2 पाई है तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, अगेन क्या हो जाएगा, क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं जो बोलना चाहता हूं ना, कंप्लीट रोटेशन, और वही से जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि हो सके तो nth रूट ऑफ यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख के आइएगा, ठीक है ना। nth रूट ऑफ यूनिटी या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो nth रूट होता है उसका कॉन्सेप्ट आप देख के आइएगा, मैंने थोड़ा सा आपको बोला था, ठीक है। चलिए, तो अल्टीमेट एक जब रोटेशन घूम के आते हैं तो हम वहीं पहुंच जाते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। तो इस तरह से फिर जैसे 2 पाई घूमे फिर 4 पाई आएंगे, फिर ऐसे करते आप जाएंगे, ठीक है। तो घूम के फिर वापिस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्या है कि जो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनमें, जैसे अभी इसका स्क्वायर रूट में निकालूंगा, तो वहां पे क्या होता है कि जब रोटेशन घूम के आएंगे ना, तो एक जैसे साइकिल में बोल रहा हूं कि एक कंप्लीट साइकिल यहां से 2 पाई घूम के आए, तो मे बी ऐसा होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन जैसे ही मैं घूमते घूमते आया ना, तो उस फंक्शन की वैल्यू किसी फिक्स थीटा को फिक्स किया और मैं उसको रोटेट किया 2 पाई, तो वैल्यू सेम होती हैं। लेकिन जैसे ही उस रोटेशन कंप्लीट 2 पाई प्लस थीटा पे गए ना, तो वैल्यूज चेंज हो जाती है, मतलब साइन में भी प्लस माइनस साइन आ जाता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर मैं आऊं, तो अब एग्जाम्पल जो मैंने लिया था मल्टीपल वैल्यूड का फंक्शन का, उस पर मैं आता हूं, डब्ल्यू इजकल टू एफ जेड इजकल टू स्क्वायर रूट जेड, मतलब जेड के पावर हाफ, ठीक। अब यहां पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो यहां पे इसकी दो वैल्यूज आती हैं। अगर मैं इस जेड को अगर मैं पोलर फॉर्म में, देखिए मैं पहले से भी लिखा था आर
ई टू द पावर आई थीटा लेता हूं, ठीक है ना, तो ये जो W है ना या FZ, इसकी दो वैल्यूज आती हैं, FZ की दो वैल्यूज आती हैं, टू वैल्यूज, वी गेट टू वैल्यूज। और वो क्या होता है, दो वैल्यूज ये आती हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में आप याद करिए जरा, nth रूट ऑफ यूनिटी जो मैंने आपको बोला था, या nth रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो याद है, कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 है मेरा, जिसको मैं पोलर फॉर्म में R0 e टू द पावर आई थीटा 0 लिखा था, याद करिएगा, ठीक है ना, इसका मैं nth रूट निकालना चाहता हूं, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी nth रूट, ठीक है ना, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं Z0 के पावर दिस। तो याद करिए मैं जो थ्योरी डिराइव किया था वहां पे मैं आप आइएगा, मैं डायरेक्ट इसके बाद सीधे सीधे जो फाइनल nth रूट ऑफ यूनिटी निकलते थे वो किस फार्मूले से निकलते थे, तो Z इक्वल टू R0 का nth रूट ये, ठीक है ना, और फिर e टू द पावर I, और यहाँ पे थीटा 0 बाई टू नहीं, अगर nth रूट की बात करते हैं तो बाई n प्लस 2k पाई बाई n, और यहाँ पे k को मैं 0 से लेके n-1 तक वेरी करता था तो n रूट्स मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब स्क्वायर रूट निकाल लें तो 2 रूट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 और 1 रखेंगे आप, ठीक है ना, 0 और 1 रखेंगे, और यहाँ पे जहां जहां n है ना उसको 2 कर दीजिएगा, तो यहाँ से 2 रूट्स आ जाएंगे, k इक्वल टू 0 पे एक रूट आएगा और k इक्वल टू 1 पे। तो वो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक आता है, अगर यहीं पे मैं रख दूं, चलिए ये क्या हो जाएगा, R0 अंडर रूट कर दिया ना, ये n इक्वल टू 2 रख रहे हैं, e रेज टू दी पावर आई, यहाँ पे थीटा 0 बाई 2, ठीक है ना, प्लस 2k पाई बाई 2, समझ में आया। तो अगर k इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक जो रूट आएगा W1, इसी को, इसकी मैं बात बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R0 e टू द पावर आई, और देखिए थीटा 0 बाई 2 आएगा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे आपने सॉरी यहाँ पे देखिए k की वैल्यू जैसे ही 0 रखा तो ये पोर्शन 0 हो गया, तो ये एक आएगा, और दूसरा जो आएगा यहाँ पे 1 रखिए, जैसे ही 1 रखेंगे ना तो ये देखिए 1 रखेंगे तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन। तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे आप फोकस करिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट R0 e के पावर आई थीटा 0 बाई 2 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2, अगर रखेंगे k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 से कैंसिल, तो ये मेरा पाई हो जाएगा, ठीक है ना, यही। और इसको पोलर फॉर्म में अगर आप बदल लेंगे, ठीक है ना, पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए cos 180 प्लस थीटा और आई साइन 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, देखिए यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, दोनों माइनस होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस बाहर आ जाता है, अंडर रूट R0 e के पावर अगेन आई थीटा 0 बाई 2, समझ पाया कि नहीं। तो देखिए W1 ये, W2 ये, इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, और ये भी कॉमन है, बस यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो इन जनरल जब लिखते हैं बुक्स में आप देखेंगे तो ये जो W की दो वैल्यूज आएंगी, और W की जो दो वैल्यूज आती हैं वो क्या क्या आती हैं, ध्यान दीजिएगा, एक आता है अंडर रूट R e के पावर आई, ठीक है ना, थीटा बाई 2, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए मैंने एक्सप्लेन किया, एक फिक्स थीटा के लिए थीटा 0 ले लिया, क्योंकि ये वेरिएबल है, थीटा जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो मैं ले रहा हूँ, नहीं है इस रेंज में कोई वैल्यू, थीटा 0 जो मैं लिखा हूँ ना, इसी रेंज में कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। तो चूंकि मैंने स्पेशल करके बताया, पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन करके यहाँ पे बताया, Z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स लिया था, यहाँ पे वेरिएबल है तो थीटा माइनस पाई से और ये पाई इस रेंज में कोई वैल्यूज लेगा, तो मैं जनरल लिखूंगा, सो रूट R e के पावर आई थीटा बाई 2, ठीक, ये हो गया। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है ना, इस ओमेगा W में बोलता हूं, या ओमेगा, अक्सर मैं ओमेगा बोल देता हूं, तो ओमेगा भी निकल जाए तो मैं इस W की ही बात कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से आइएगा, 2 वैल्यूज आई,
अब यहां पे थोड़ा सा अब मैं पर्टिकुलर करता हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं अब डायग्राम खींचता हूं और यही से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि एक फिक्स वैल्यू लाना चाहता हूं, मतलब सिंगल वैल्यू। ये मल्टीपल वैल्यूड हो गया ना, मैं इसको सिंगल वैल्यूड करना चाहता हूं। अब सिंगल वैल्यूड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो यहां पे मान लीजिए कि ये जो z है ना, एक फिक्स नंबर लेके करेंगे ना। देखिए डोमेन सेट में ये z आता है ना, तो इसको एक फिक्स नंबर ले लीजिए, मान लीजिए z, और z इजकल टू ये जो मेरा पर्टिकुलर किसी थीटा के लिए ना, मैं मान लिया कि r e टू द पावर i, और यहाँ पे मैंने लिख दिया θ1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z एक ले रहा हूं ना, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए, किसी थीटा के लिए फिक्स कर दीजिए, थीटा की वैल्यू इस रेंज में कोई फिक्स कर दिया तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और इसको किया तो मैं मान लिया कि ये z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, ठीक। अब थीटा को -π से इस रेंज में, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। θ1 जो है ये मैं यहाँ पे लिया हूं, ये कोई वैल्यू ले सकते हैं इसको, -π से π के बीच में कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे ये θ1 है, ठीक है, θ1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं पाई डिग्री से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पाई डिग्रीज नहीं रेडियन, मतलब 180 डिग्री से घुमा के लाए तो यहाँ पे कहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं आएगा ना। अगर 180 डिग्री से आपने रोटेट किया तो 180 मान लीजिए ये है, उसी को मैं पाई बोल रहा हूँ। मैं समझा पाया कि नहीं? तो जरा यहाँ पे आइए, अब इस Z1 के लिए जो मेरा ओमेगा की वैल्यू आई वो क्या आई थी, यहाँ पे अगर रखेंगे तो √r e के पावर i क्या हो जाएगा, θ1/2। प्लीज चेक करिएगा। अब जब 180 डिग्री घुमा दिया आपने, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी की वैल्यू क्या आएगी, W की वैल्यू, जब 180 डिग्री थीटा को घुमा दिया तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये हो जाएगा √r e टू द पावर i, यहाँ पे देखिए θ1/2 और प्लस क्या हो गया पाई, मैंने पाई डिग्री रोटेट किया। मैं समझा पाया कि नहीं? तो जैसे ही आपने रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा, √r, और ये अगेन देखिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था आयलर फार्मूले से, तो ये cos 180 प्लस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस साइन, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया माइनस, और अगेन e टू द पावर i θ1/2, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा भी क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस बाहर आ गया। इसको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? चलिए यहाँ पे e टू द पावर i थीटा को अगर लिखते हैं आप ये वाला फार्मूला से, cos θ1/2 प्लस पाई और प्लस i साइन θ1/2 प्लस पाई ना, इतने पोर्शन की मैं बात बोल रहा हूँ, ये वाला e टू द पावर i ब्रैकेट में θ1/2 प्लस पाई। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है। उसी तरीके से साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन दिस, अब यहां से माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये cos θ1/2 प्लस i साइन θ1/2, मतलब e टू द पावर i θ1/2। ये तो मैंने लिखा है, माइनस बाहर ले लिया। मैं समझा पाया कि नहीं? अब ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए, जैसे ही 180 डिग्री घुमाया आपने, घुमाया मतलब क्या, प्लस आर्गुमेंट में यहाँ थीटा किया, मैं दूसरे ब्रांच पे चला गया। ध्यान, दूसरा ब्रांच मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू तो ये है इसका, इसको मैं लिख दिया W1 फॉर एग्जांपल, और दूसरी वैल्यू मेरी क्या है, ये W2, ठीक। तो मैं इसी को लिया जहां पे पॉजिटिव था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये वाली, इसकी मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जो ओरिजिनल z है, ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है z ना, ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसको मैं थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया ना, तो एक्चुअल मेरा जो W की जो वैल्यू आ रही है वो दूसरे ब्रांच पे चली जा रही है, मतलब देखिए निगेटिव आ गया, तो मैं W1 लेके चल रहा था इसको फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और ये मेरा आ क्या गया W2 यहाँ पे। अगर W1 लेके चला और W1 में मैंने Z को जो है अगर जैसे ही थीटा पाई डिग्री रोटेट किया, तो ये मेरा W1 न रह के मेरा क्या हो जा रहा है, W2 आ जा रहा है। देखिएगा,
मतलब दूसरी वैल्यू पे चले गए। तो इसी को क्या बोलते हैं कि यहां से लेके यहां तक पाई से पहले तक मैं इसी ब्रांच में था। अगर ये लेके चला था जेड को इतना, तो जेड की जो पर्टिकुलर वैल्यू में माइनस पाई से पाई के रेंज में लेके चलूं, ये देखिए थीटा को माइनस पाई से इस पाई के रेंज में अगर मैं था तब कोई बात नहीं है, मेरी यही वैल्यू थी, फिक्स होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पाई इंक्लूड किया थीटा, यहाँ पे पाई देखिए अब इक्वल लगा रहा हूं, जैसे ही इंक्लूड किया मतलब रोटेट करके लाया, ये दूसरे वैल्यू पे चला गया, मतलब ओमेगा की दूसरी वैल्यू आ गई या डब्ल्यू की दूसरी वैल्यू। तो ये एक ब्रांच था, इसको दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरा ब्रांच। जितनी वैल्यू जाएंगे उतने ब्रांचेस, 2 वैल्यूज आ रही हैं तो 2 ब्रांचेस थे। तो मैं जब इस z इजकल टू आर ई टू द पावर आई थीटा में थीटा को मैं इस रेंज में ले रहा था, माइनस पाई से पाई, ये पाई यहाँ पे इक्वल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल देखिए आर्गुमेंट ये होता है, यहाँ पे पाई ले सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अगर इस रेंज में थीटा को मैं रखा जेड में, तब तो मैं ठीक था, कोई बात नहीं। अगर इस ब्रांच को ले रहा था तो एक ही ब्रांच आ रहा था, यही वैल्यू आ रही थी, मतलब प्लस साइन के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने पाई असाइन कर दिया थीटा को यहाँ पे, ये दूसरी ब्रांच पे आ गए, मतलब ये वैल्यू देखिए मैं साफ साफ लिखा हूँ, W2 पे आ गए। समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो जेड मैंने ये लिया, इसमें आइलर फॉर्म में अगर लिखा मैंने, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में मैंने क्या किया, माइनस पाई से पाई अगर रखा, ये देखिए ये रेंज में, तब तो मेरी जो W की वैल्यू है ना, वो एक ही वैल्यू ये इसी ब्रांच पे थे, पहले वाले ब्रांच पे, पॉजिटिव वाले में। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे पाई इंक्लूड किया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वो क्या आ गया, दूसरे ब्रांच पे चले गए। समझ में आया कि नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू जब मैं पाई असाइन कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक्चुअल इतना होता है जो मैंने शुरू में लिखा। लेकिन इसमें अगर मैंने पाई को हटा दिया ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में रखा, तो जो W है ना, उसकी एक ही वैल्यू, मतलब एक ब्रांच यहीं पे था, सारी वैल्यूज इसी को सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पाई असाइन किया, यहाँ पे इक्वल लगाया, ये तो मेरा दूसरा ब्रांच आ गया, मतलब इतना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये फंक्शन जो डिफाइन किया है, मैं चाहता हूं कि एक ही वैल्यू प्लस केवल आए, ये वैल्यू केवल आए, ठीक है ना, ठीक। तो z जो मैं वेरिएबल ले रहा हूं ना यहाँ पे, उसमें मैं ये जो θ1 पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू के लिए, वो थीटा को माइनस पाई से पाई के बीच में, पाई मतलब ये इक्वल हटा देना है, ये देखिए इस रेंज में लेना पड़ेगा। और जैसे ही पाई को आप ले रहे हैं, दूसरे ब्रांच पे चले जा रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं, देखिए ये आ गया ना। तो यहाँ पे पाई जो हम कर रहे हैं, पाई कहाँ पे आ रहा है, अब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, अब इस θ1 को 0 ले लीजिए। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पे z लिखा था, अब यहाँ पे है, ध्यान दीजिए यहाँ पे है, θ1 की वैल्यू 0 कर दिया। तो घुमा के आप कहाँ तक लाएंगे, ये देखिए पाई इक्वल नहीं करना, मतलब इस लाइन पे नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लाइन है इस पे नहीं जाना है, इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर क्रॉस कर दिए, पहुंच गए यहाँ पे या इसको क्रॉस कर दिए, तो आप दूसरे ब्रांच पे चले जाएंगे। दूसरा ब्रांच मतलब ये, समझ में आया। तो सिंगल वैल्यूड कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक रहा, थीटा की वैल्यू माइनस पाई टू पाई के बीच में। मैं समझा पाया कि नहीं। सो दैट मीन्स अब क्या हुआ, यही से अब मैं बोल रहा हूँ। सो क्या हो गया कि अब मैं चाहता हूँ कि एक ही ब्रांच आए, ओमेगा की एक वैल्यू, सिंगल वैल्यूड बना रहे। तो यहाँ पे जो जेड मैं ले रहा हूँ ना, इस थीटा को इस रेंज में रहना चाहिए। तो यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। सो अगर मैं एफ जेड को, मतलब डब्लू ना, डब्लू इसको मैं चाहता हूँ सिंगल, मतलब सिंगल वैल्यूड बना रहे, तो मुझे ये लेना चाहिए। अब मैं जनरल डिफाइन करूंगा θ/2, और यहाँ पे ध्यान दीजिए r को आपको पॉजिटिव लेना है आपको, और मेरा जो थीटा है यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो मेरा रेंज ये होना चाहिए। ये यहाँ पे खतरा क्या था, θ=π। इस रेंज में देखिए सिंगल वैल्यूड है, लेकिन अगर जैसे ही मैंने पाई लगाया मल्टीपल वैल्यूड, दूसरा ब्रांच भी आ जाएगा, मतलब हम दूसरे ब्रांच पे चले जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं, थीटा को इसमें लिया माइनस पाई से पाई के बीच में, तो हम एक ब्रांच पे हैं।
ठीक है ना। फिर यहाँ अगर आप चेंज करना चाहें तो माइनस ये देखिए पाई से, अब ये देखिए बढ़ा लीजिए या इक्वल कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से फिर आगे एक और अगर आप चाहते हैं, ये देखिए इंटरवल क्या आ रहा है 2 पाई ना, तो यहाँ पे आपने कर दिया 2 पाई, ये देखिए इसके बीच में रहेंगे तो दूसरा ब्रांच आएगा। फिर आप 2 पाई से थीटा ऐसे करते जाइए, ठीक है ना। अगला जाएंगे, ठीक ऐसे करते जा रहे थे हम लोग, देखिए 2 पाई, तो यहाँ पे मैं सही किया हूँ, ये देखिए 2 पाई नहीं, ये 2 पाई नहीं हुआ, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। 2 पाई के रेंज पे जाना चाहिए, 2 पाई का कोई और इंटरवल ले लीजिए। मतलब अगर मैं चाहता हूँ इसको करना तो, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच पे मैं ले रहा था, और दूसरा जो मेरी वीडियो थी उसको देखिए मैंने उस तरीके, वो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता था। थीटा को उसको भी देखिएगा इस ब्रांच में, इसमें लेंगे तो सिंगल वैल्यूड एक ही वैल्यू आएगा। फिर अगला मैं जब जाता था 2 पाई से ये, ठीक है ना, 4 पाई पे गया तो अगला ब्रांच आ गया। तो इस तरह से ब्रांचिंग इसको भी कर सकते हैं। तो अलग अलग थीटा का रेंज लेते जाएंगे तो अलग अलग ब्रांच पे चलते जाते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मेरा केवल आएगा, फिर अगला कोई ब्रांच ले लेंगे, 2 पाई का आपका इंटरवल बनाना है तो वहाँ पे फिर क्या होगा, दूसरे ब्रांच पे चले गए। जैसे पाई के जस्ट आगे जाएंगे तो दूसरे पे चले जाएंगे। तो उसको बनाना तो मेरे ख्याल से पाई टू 3 पाई जाना पड़ेगा ना, तो उस तरह से आप बना लेंगे। उस पर मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मोटिव था वो आपको समझाना कि कैसे मैं सिंगल वैल्यूड पे स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ अपने आप को। तो अगर ये कर दिया तो ये मेरा फंक्शन जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो जब भी आप डिफाइन करेंगे w इक्वल टू एफ जेड रूट आर ई टू द पावर आई थीटा बाई 2, यही वाला फंक्शन जो मैंने रूट जेड लिया था, और यहाँ पे आर पॉजिटिव और थीटा को इस रेंज में लेंगे तो ये सिंगल वैल्यूड, इस रेंज में आर्गुमेंट लेंगे तो ये सिंगल वैल्यूड बना रहता है। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट जो था, यहाँ पे जिस पॉइंट के अबाउट आप ले रहे थे ना, मैं थोड़ा सा अब डार्क करूंगा। ये देखिए ये मेरा ओ था, मान लीजिए ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट, ब्रांच पॉइंट मतलब ये जो रे एक निकली ना, रे एज अ रे, जिसके जिस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं ना, उसको ब्रांच पॉइंट बोलते हैं। और ये जो मैंने बैरियर खींचा, इसको मैं क्या बोलता हूं, बैरियर। ये जो मैंने बैरियर खींचा कि इसको क्रॉस करेंगे तो आप दूसरे ब्रांच पे चले जाएंगे, इसी बैरियर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्रांच लाइन। इसी बैरियर को क्या बोलते हैं, ब्रांच लाइन। ठीक है, मैं समझा पाया। तो देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं। बुक से आप जाके देखिए, चर्चिल ब्राउन जो बुक है मैं फॉलो करता हूं, वहां पे जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से, या फिर कोई और अच्छी बुक जाके देखें तो वहां पे आपको ये ब्रांच पॉइंट या ब्रांच लाइंस या ब्रांच कट जो है वो आपको समझ में आएगा। मैंने पूरे डिटेल में जाके बताने की कोशिश किया है। ये जो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन लिया था, इसकी 2 वैल्यूज थी, इसको मैं एक ब्रांच बोल रहा हूं और इसको दूसरा ब्रांच, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्टीमेट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जेड को। तो जैसे ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है ना, तो जेड को मैं ये लिखता हूं, यहां पे रेंज ये होता है। लेकिन यहीं पे तो प्रॉब्लम है, थीटा जो में प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसको अगर माइनस पाई से पाई, देखिए ये वाला रेंज इसमें लेंगे तो अगर इस ब्रांच पे हूं, मैं पॉजिटिव चाहता हूं तो इसी ब्रांच में रहेगा जो मैंने डिफाइन किया नीचे। देखिए ये अगर मैं ये कंडीशन लूंगा तो ये पहली ब्रांच पे रहूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने थीटा को पाई असाइन किया ना, अभी मैंने प्रूव किया, देखिए W2 दूसरे ब्रांच पे पहुंच गए। तो मतलब क्या हुआ, थीटा को पाई असाइन करते ही मैं मल्टीपल ब्रांच पे पहुंच गया ना। मैं सिंगल ब्रांच, सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या, एक ही वैल्यू आए थीटा के उस रेंज के लिए। तो थीटा का रेंज अगर मैं ये रखता हूं तो वो एक ही ब्रांच पे रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही मैंने पाई असाइन किया दूसरे ब्रांच पे पहुंच गए, तो जो असाइन कर रहे हैं ना वो मैंने बैरियर ड्रॉ कर दिया, पाई, ये मेरा बैरियर हो गया। इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको क्रॉस करते ही आप दूसरे ब्रांच पे पहुंच जाएंगे। तो इस बैरियर को हम बोलते हैं ब्रांच लाइन या ब्रांच कट। और जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करते रहते हैं ना रे को, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रांच पॉइंट। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आराम से मैंने किया, 2 वीडियोज आपके पास हो गई। एक में मैंने क्या किया, 0 से 2 पाई लिया था, उसको भी आप जाके देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वहां पे शायद मैंने ये किया था 2 पाई, ये वाला,
ना ये, तो वहाँ पे मैं 2 पाई नहीं ले रहा था, 2 पाई जैसे ले रहा था सिमिलर इसी तरीके से दूसरे ब्रांच पे चला गया था और वहाँ पे पूरा सर्कल ले रहा था। यहाँ पे सर्कल नहीं लेते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है ये माइनस पाई से पाई ले रहे हैं, तो एंगल देखिए थीटा अगर इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, तो ये मतलब 0 से पाई तक इधर एंटी क्लॉक, और माइनस पाई मतलब हम इधर क्लॉकवाइज जाते हैं, तो ये सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है। और यहाँ पे बस एंटी क्लॉक घूमते रहिए। ये थोड़ा आसान था, तो पहले मैंने मेरी जो वीडियो बनी हुई है वो इस पे मैंने बनाया, लेकिन चूंकि अब मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आइलर फार्मूला यूज करें तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट वो इस रेंज में होता है, तो इस रेंज में मैंने नहीं बताया था, उसको भी लेके और आप लिंक करेंगे ना तो दोनों अप्रोच ठीक है, सेम है, ठीक नहीं मतलब सेम है। तो ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं भी बताता आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चल जाता, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि आप नेट और गेट के लिए भी तैयारी करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब सीधे सीधे जो है कुछ कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो है हम सीधे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे चलेंगे और उसके बाद एनालिटिक फंक्शन। अगर ये वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो तो आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जनरली टीचर्स अवॉइड करते हैं, बट मैं जानबूझ के रिस्क लेता हूँ कि आपको अगर समझना है तो चीज़ों को समझना चाहिए फंडामेंटल, ठीक है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।